नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शरद पवार के हाथ से बाजी तो निकल गई। हालांकि ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने कवायद भी खूब की थी, स्वांग भी रचे, लेकिन कुछ काम ना आया। तो सवाल ये उठता है कि वो स्वांग क्या था। इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि 5 जुलाई को जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें पवार कहां खड़े थे और भतीजे अजीत पवार कहां खड़े थे, और यह भी कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण शरद पवार को लगा कि अब उनके बस की बात नहीं रह गई है, सो उन्होंने एक तरीके से हार मान ली। लेकिन इन तीनों मसलों पर आने से पहले हम बात उस स्वांग की करते हैं जो शरद पवार ने रचा था। और स्वांग इसलिए कह रहा हूं चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति में और राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका राजनीतिक वजूद बना रहे, इसके लिए उन्होंने कवायद की थी। और दरअसल वो कवायद ही वो स्वांग था जिसके जरिए वो पार्टी और अपना कद बचाने में जुटे हुए थे। तो वो स्वांग क्या था, उस पर बात करते हैं। आपको ख्याल होगा कि अडानी का जब मसला उठा था तो किस तरीके से समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंद हो गया था। तो उस समय शरद पवार अडानी के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे, यानी उन्होंने पूरे विपक्ष से अलग रुख अपनाया। उस समय लोग स्तब्ध रह गए कि अरे ये शरद पवार क्या कर रहे हैं, ये अडानी के साथ क्यों खड़े हो गए। तो कहा गया नहीं, इनके बड़े पुराने संबंध हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए वो जो है अडानी के पक्ष में खड़े हैं। क्या वाकई में मामला यही था? फिर जब अरविंद केजरीवाल डिग्री का मसला उठाते हैं तो डिग्री के मसले को भी शरद पवार डिफ्यूज कर देते हैं। अजीत पवार ने डिफ्यूज किया, लेकिन फिर उसमें शरद पवार भी कूद पड़े। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सब शरद पवार इसलिए कर रहे थे चूंकि उन्हें भाजपा और नरेंद्र मोदी से बड़ा स्नेह था, या फिर इसकी वजह कुछ और थी? देखिए, ये सीधे सीधे एक राजनीतिक दांव था जो शरद पवार ने खेला था। क्यों खेला था? वो दरअसल ये जान रहे थे कि उनकी पार्टी के भीतर असंतोष है, और असंतोष इस बात को लेकर है कि उत्तराधिकारी कौन होगा। और ये जो रसाकसी उत्तराधिकारी वाली, ये पार्टी के भीतर बहुत दिनों से चल रही थी। और अजीत पवार ये चाहते थे कि अब जो ये पार्टी है, ये पार्टी उनके पास जाए। लेकिन शरद पवार की मंशा तो कुछ और थी। अब शरद पवार की मंशा और अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इन दोनों के बीच शरद पवार को लगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो दरअसल उसके लिए अजीत पवार को जरूरत होगी भाजपा की। तो हम ऐसा कोई राजनीतिक पैतरा क्यों ना अपनाएं जिसके जरिए ये संदेश अजीत पवार और उनके धड़े तक पहुंचे कि आप बगावत के बारे में सोचिए मत, भाजपा के हम बड़े करीब हैं। और दूसरा ये भी संदेश देना कि आप परेशान मत होइए, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है उससे अपने ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, तो समय आने दीजिए, समय आने पर जो है आपकी बात भी मान ली जाएगी। यानी किसी भी तरीके से पार्टी को इधर से उधर ना जाने दिया जाए, इसके लिए इन दो मसलों पर वो विपक्ष से अलग भाजपा के साथ खड़े नजर आए। लेकिन जब उनको लगा कि अब इससे भी बात बनने वाली नहीं है, चूंकि आपको ख्याल होगा कि ये तमाम घटनाक्रम जब चल रहा था उसी दरमियान ये भी चर्चा थी कि अमित शाह महाराष्ट्र में होते हैं और अजीत पवार की उनसे मुलाकात होती है। तब ये शरद पवार समझ गए कि ये सब जो उन्होंने सिगूफे रचे थे वो कुछ काम आने वाला नहीं है। अजीत पवार ने मन बना लिया कि अब कुछ करना है, तो उन्होंने एक दांव और चला, वो है उनके इस्तीफे का। उनको लगा कि ये जो इस्तीफे वाला दांव है, इसके जरिए वो पूरी पार्टी को अपने पक्ष में लामबंद कर लेंगे। इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए, और इस्तीफे का जो उन्होंने दांव चला था उसकी वजह से पार्टी एक बार फिर उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। लेकिन वो दरअसल इसी के जरिए
उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये तय कर देना चाहते थे, और उन्होंने तय कर दिया और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अधिकारी बना दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये देखिए, ये हर कोई जान रहा था कि दरअसल ये जो अपनी राजनीतिक विरासत है पवार साहब की, वो अपनी बिटिया को ही देते। लेकिन यहां इस तरह का कोई भ्रम ना खड़ा हो कि नहीं हमने सब कुछ जो है बिटिया को ही दे दिया। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल पटेल को भी लाकर खड़ा कर दिया कि अगर यहां कोई बगावत वाली बात होती भी है तो कम से कम अगर प्रफुल्ल पटेल यहां होंगे तो इस तरह की कोई भी घटना जब रहेगी तो इसमें इनका भी सहमति चाहिए होगी, पार्टी इधर से उधर जब जाएगी तो इसलिए जो है एक आदमी अपना भी रहना चाहिए कि ऐसा कोई सुगबुगाहट पार्टी के भीतर हो तो हमको खबर मिल जाए। लेकिन ये तमाम जो कोशिशें रहीं वो धराशायी हो गई। प्रफुल्ल पटेल तो अजीत पवार के साथ हो लिए, लेकिन फिर भी शरद पवार को लग रहा था कि ये 2019 वाला मामला होगा। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में यही हुआ था कि अजीत पवार जो है चले गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ और भोरे भोरे जो है शपथ हुई थी। हालांकि उसे लेकर कई तरह की बातें हुई कि वो शरद पवार की सहमति से हुआ था और तमाम चीजें, लेकिन इस बार जो हो रहा है इसमें शरद पवार गच्चा खा गए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नहीं ये पवार साहब की ही रणनीति है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि पार्टी गंवाकर और जो वो चाहते थे जिसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे वो तमाम चीजें नेपथ्य में भेजकर वो इतना बड़ा दांव चलेंगे। लेकिन फिर भी कहने वाले कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सदमे में है। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इस कदर बदल गया। ये वही महाराष्ट्र है जहां भाजपा, आप ये समझिए कि स्टेपनी हुआ करती थी शिवसेना की, और इसी महाराष्ट्र में भाजपा को पापड़ बेलने पड़ते थे सीट लाने के लिए। लेकिन अब उसी महाराष्ट्र में पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में चला गया है। शरद पवार अब हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने ये मान लिया था कि अब उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, और इसीलिए वो यह भी कम से कम जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके पास तो ये पत्र जाना ही चाहिए था इधर से कि हमारी पार्टी के लोग भाग गए, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन स्पीकर का जो साक्षात्कार हुआ इंडिया टुडे ने जो लिया था उसमें उन्होंने ये कहा आया कि हमको तो दोनों ही तरफ से अभी इस तरह का कोई पत्र ही नहीं आया, तो कम से कम पवार गुट को तो ये, शरद पवार गुट को तो ये करना ही चाहिए था कि पार्टी हमारी ले उड़े। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद जिस तरीके का उनका बयान आया कि हम जनता के बीच जाएंगे, अब हम नए सिरे से पार्टी को गढ़ेंगे और जनता जो है हमारे साथ है, ये तमाम बातें ये जाहिर कर रही थी कि शरद पवार ये समझ चुके हैं कि जिस रोटी को उलटने पलटने की वो बात कर रहे थे वो रोटी उल्टेगी पलटेगी क्या होगा, लेकिन जिस चूल्हे पर वो रोटी बन रही थी वो चूल्हा ही लेकर अजीत पवार चले गए हैं, तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। सो उन्होंने आखिरी दांव खेला 5 जुलाई का, जिस रोज हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए और उसके जरिए ये दिखाया जाए कि देखिए सारे लोग हमारे पास हैं, और ये याद दिलाएंगे 2019 की घटना का कि जब अजीत पवार ने शपथ ले ली थी और उसके बाद में फिर 2 दिन के अंदर सभी लौटकर आ गए। मगर इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है, या हम ये कहें कि हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो शक्ति प्रदर्शन पवार साहब ने दिखाने की कोशिश की उस पर भतीजे भारी पड़ गए, और वहां विधायकों की तादाद ये बता रही है कि एनसीपी अब अजीत पवार की हो चुकी है। अब वो चुनाव आयोग जाएंगे तो वही होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था, और उद्धव ठाकरे ठगा सा महसूस कर रहे थे। कमोबेश यही स्थिति एनसीपी की होने जा रही है। तो जो राजनीति कभी पवार साहब के इर्द गिर्द घूमा करती थी वो अब
बदल गई है और धुरी भाजपा और नरेंद्र मोदी हो गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।